हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, बेटा सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर सॉल्यूशन हमारी यूनिट चल रही थी और उस सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आप मजा ले रहे थे। मजा ही तो ले रहे थे बॉस। और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको ध्यान होगा, अरे भाई अणुसंख्य गुणों के लिए आपको पता ही होगा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, 4 थे अणुसंख्य गुणधर्म। उनमें से एक जो है उसका आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज उनकी स्टडी करेंगे, आज उसको बताएंगे। और वो क्या है? वो है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है ना, कितना प्यारा नाम है रे। ऑस्मोसिस आज हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा मेरे प्यारे बालकों, ऑस्मोसिस, अरे कितकू गए हो भैया, तू कितकू गए हो? ऑस्मोसिस। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे परासरण। दोस्तों परासरण का एक प्रतिद्वंद्वी है, हाँ कॉम्पिटिटर है भैया, और वो है डिफ्यूजन। भैया डिफ्यूजन, विसरण, यस, विसरण परासरण का अपोजिट है। विसरण परासरण का अपोजिट है। और दोस्तों विसरण क्या होता है? विसरण में देखिए, जो पदार्थ है, पदार्थ कोई सा भी पदार्थ जो है, यानी पदार्थ कैसा, मिश्रण में, मिश्रण की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि मिश्रण की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। इसमें मेरे बच्चों जो मेन बात है वो ये है कि हाई कंसंट्रेशन से ट्रेन चलती है लो कंसंट्रेशन की तरफ। आपका गुरुजी ट्रेन, हाँ मेरे भाई, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होगा? विलयन में पदार्थों का आवागमन होगा। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलेंगे। कौन? विलेय। बेसिकली हम बात करेंगे यहां पर विलेय की, यानी सॉल्यूट हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। एक चीज जो समझने वाली बात है, हम केमिस्ट्री वाले, हम लोग जो हैं केमिस्ट्री वाले, ये हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, हम ये बात मान के चलते हैं कि कंसंट्रेशन जो है, उस कंसंट्रेशन पे जो अधिकार है ना, वो अधिकार किसका है? विलेय का, सॉल्यूट का। सॉल्यूट की का मालिकाना हक मानते हैं हम लोग। जब भी कहते हैं हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, तो वहां देखते हैं कि सॉल्यूट मैक्सिमम कहां है, अधिक कहां है। लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इट मींस जो सॉल्यूट है वो कम है। आप क्या इसका अपोजिट नहीं सोच सकते? क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर मैं हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोल रहा हूं, इट मींस वहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मैं यह कह सकता हूं कि जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वहां पे कम है। भैया दो ही तो कंपोनेंट होते हैं ना, ठीक है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि डिफ्यूजन के अंदर जो विसरण है, विसरण में क्या होगा? विसरण में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसका मूवमेंट होगा? बेसिकली मूवमेंट होगा सॉल्यूट का। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्वेंट का नहीं हो सकता, लेकिन सॉल्यूट का मूवमेंट यहां पर मेन हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये हमारा डिफ्यूजन हुआ, विसरण। परासरण की घटना एक ऐसी घटना है, परासरण ऑस्मोसिस एक वो है जहां पर लोअर टू हायर की बात की जाती है। आप देखिए, अगर हम हीट की बात करें, हीट फ्लो कहां होगा? आप कहते हैं हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाएगा, ठीक है? एयर का मूवमेंट कहां हो रहा है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर का मूवमेंट हो रहा है, यानी एनीथिंग हायर टू लोअर। बट इन दिस केस ऑफ ऑस्मोसिस, यहां पर आपको क्या देखने को पड़ेगा? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस का पहला लॉजिक है
कि मूवमेंट ऑफ, हाँ ये एक और बात, यहां जो मूवमेंट होगी ना वो मूवमेंट सॉल्यूट की नहीं होगी रे बंधु, ठीक है। नो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, movement of solvent particles from higher from higher नहीं बे lower concentrated or pure solvent to higher concentrated solution through, हाँ एक और चीज बहुत जरूरी है सर, through SPM। ओस्मोसिस बिगर SPM पॉसिबल ही नहीं है, यानी ओस्मोसिस और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये दोनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये एक दूसरे की आत्मा और जान है मेरे भाई। तो एसपीएम बहुत जरूरी है दोस्त। एसपीएम क्या होता है रे? एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एसपीएम। एसपीएम क्या चीज होती है? एसपीएम क्या का मतलब क्या होता है? ये जो है केवल एक को परमिट करेगी कि भाई आप जा सकते हो, दूसरे को परमिट नहीं करने वाली। और हां मेरे प्यारे बालकों, मेरे लालाओं लालियों, यह बात है समझ लियो। क्या बात समझोगे कि ओस्मोसिस एक क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होती है बंधु? non-volatile solute is dissolved in volatile solvent। अरे मेरे भाई, अवाष्यशील द्रव के अंदर विलय हो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी यहां पर सॉल्यूट बेसिकली कौन है? सॉल्यूट बेसिकली है सॉलिड, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। चूंकि सॉल्यूट सॉलिड है, नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए यह होगा बल्क साइज का। और बल्क साइज का होने की वजह से एसपीएम जो है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो इसको रोक देगी। कहां जाते हो आप? रुक जाओ, आप हम में से नहीं जा सकते, वो इसको नहीं जाने देगी। ओके। और यहां जो सॉल्वेंट है मेरे भाई यानी विलायक जो है हमारे पास, वो कौन है? लिक्विड। और लिक्विड पार्टिकल का जो बेसिकली साइज है वो क्या है? बहुत ही माइक्रो साइज के पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल हैं, इसलिए वो इजीली उसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेसिकली इन चीजों के लिए है। ऐसा नहीं है लिक्विड ले लेंगे वहां ऑस्मोसिस होगा। नो, वहां ऑस्मोसिस नहीं होने वाला। एसपीएम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है। हिंदी मीडियम वालों, तुम्हारे लिए हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन या शुद्ध विलायक से विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है।
ये मेरे लाज दुलारो, तो ये हो गया परासरण। परासरण क्या है, ओस्मोसिस क्या चीज है, वो आप समझ जाइए। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हर लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू कहां से, आप जानते हैं, हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस में क्या चीज नेसेसरी है सर, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जरूरी है बॉस। अब पहले इस चीज को तो जान लें कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या भला, एसपीएम क्या चीज है ये तो जान लूं, ये तो जान लें अपन। तो चलिए एसपीएम के बारे में, वैसे तो हमने बोला था कि ये क्या है, एक नेटवर्क शीट है किसकी, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, माइक्रोस्कोपिक पोर्स की एक नेटवर्क शीट है। अरे यार, अति सूक्ष्म छिद्रों की एक क्या है, ये एक झिल्ली है रे, इसको आप बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। तो चलिए पहले इसके बारे में कच्चू 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 जान लें, ये जान लें कि ये बनी किससे होती है, ये भी आपको हम सिखा देते हैं प्यारे। आइए, ये बनी किससे होती है, पहले इस बारे में जान लिया जाए। तो एसपीएम जो है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है महाराज, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये बेटा दो तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। पहली बात तो इसकी विशेषता क्या है, मैं एक बार लिख दूं आप लोगों को, विलायक इसमें से गति कर पाते हैं, विलय नहीं, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, कांच है भैया, ओनली solvent particles are passed through SPM, not solute. अच्छा, दो तरह की मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, एक तो होती है नेचुरल, प्राकृतिक, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्राकृतिक, नेचुरल। नेचुरल जितनी भी होती हैं वो होती हैं, देखिए जो भी जांतव झिल्ली है, एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, जांतव झिल्ली, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लांट मेम्ब्रेन, जितनी भी ये जो है आपकी वनस्पति झिल्ली, ये भी इसका काम करेगी। यानी आप देखिए जो भी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, इसको वेजिटेबल मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है सर, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, ओके, ये भी इसके काम आ सकती है। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो ऑलवेज 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 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो लोग रखते हैं। ठीक है, पिग गॉल ब्लैडर, ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यस, ये भी। अब आर्टिफिशियल पर आप आ जाइए सर। आर्टिफिशियल एसपीएम, कृत्रिम अगर एसपीएम की बात चले, आजकल बहुत काम आती है सर, वो बेसिकली यूज होती है सेलोफेन शीट। सेलोफेन शीट एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम एसपीएम है। आपने देख रखी है कहां? अरे रिवर्स ऑस्मोसिस है ना सर, आरओ, उस आरओ के अंदर आपके पास मेम्ब्रेन नहीं है, होती है ना, मेन मेम्ब्रेन होती है ना, और वो मेन मेम्ब्रेन एक्चुअल में क्या होती है, एक कागज की शीट होती है। वो शीट क्या है? वो सेलोफेन शीट है। वो सेलोफेन शीट आपकी आर्टिफिशियल एसपीएम है, कृत्रिम एसपीएम है। इसके अलावा इसको बनाया जाता है फ्रेशली
प्रेसिपिटेटेड कॉपर फेरोसाइनाइड द्वारा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर फेरोसाइनाइड के द्वारा भी आप लोग प्रेसिपिटेटेड कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका जो फॉर्मूला महाराज है वो आप जान लीजिए, वो ये होता है सर। इससे भी एक प्राकृतिक आप झिल्ली का निर्माण आप लोग कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल कर लोगे आप, ठीक है। ये भी एक कृत्रिम सेलोफेन शीट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और कैसे करेगा, हो कैसे करेगा, एक सिलेंड्रल है, एक सिलेंड्रिकल हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसमें बहुत सारे पोर्स हैं सर, और उस पे कोटेड कर देते हैं इसका जो आपका प्रेसिपिटेशन है कॉपर फेरोसाइनाइड का, उसका कोटेड उसके ऊपर कर देते हैं। तो ये भी आपका एक आर्टिफिशियल एसपीएम बन जाती है। ओके, अब ऑस्मोसिस को अपने प्रैक्टिकल के थ्रू देख लें तो क्या होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं और ये भी पता लगा लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं? आइए ना, चलिए ना, अरे जान लीजिए ना, चलिए हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आइए मित्रों, हे मेरे देवी देवताओं, हमने प्रैक्टिकल के लिए क्या किया, एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर फिल कर लिया सर, वाटर जल ले लिया। ये क्या है तुम्हारा विलायक, यानी ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, कोई इम्प्योरिटी नहीं है सर, प्योर सॉल्वेंट हमने लिया। अब यहां पर हमने एक बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली एक ट्यूब होती है, उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो थिक होता है, बड़ा होता है। बे हट जा बे, हाँ, ये थोड़ा बड़ा होता है और इसके अंदर लगी हुई है एसपीएम, इसमें लगा हुआ है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो ट्यूब जो आप देख रहे हो ना, इस ट्यूब को बोलते हैं थिसेल कीप। फनल, ये थिसेल फनल है, थिसेल फनल। और इस थिसेल फनल के अंदर मेरे प्यारों, मेरे राज दुलारों, मेरे अखियों के तारों, मेरे लालियों, जामे हमने भर दिया काय, यहां में हमने भर दिया है कलर्ड शुगर सॉल्यूशन। आपने रंगीन शर्करा का विलियन आपने इसमें भर दिया, फिल कर दिया। कलर्ड क्यों किया वो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बता दूंगा, ठीक है। अब आप सोडा नहीं बे, थोड़ा विचार कर लो बेटा, वो क्या होता है दोस्तों। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अब इस कलर्ड शुगर सिरप के अंदर क्या एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। अरे मेरे प्यारो, अखियों के तारों, मेरे रस दुलारो, आपको मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ओके, आप अभी टेंशन न को। तो जब वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा, जब आप देखिए कि इससे पहले कि बिफोर ओस्मोसिस से पहले इसकी हाइट h1 है, और जब ओस्मोसिस प्रोसेस होगा और मान लीजिए ओस्मोसिस प्रोसेस हुआ और आफ्टर ओस्मोसिस अब जो हाइट रह गई h2, यानी पता लग गया कि अब इसमें ओस्मोसिस प्रोसेस हो गया है। याद रखना दोस्तों, ओस्मोसिस प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता रहेगा, एक कंडीशन पर ओस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। उस कंडीशन को आप इक्विलिब्रियम बोलोगे। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी बात करेंगे। फिलहाल आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर
क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसके अंदर जा रहा है। कलर्ड इसलिए लिया दोस्तों कि आपके मन में जरा सा डाउट ना हो कि वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर आ गया तो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। इट मींस कोई बाहर नहीं आया, अंदर से कोई बाहर ना आ पाए, वो नहीं आया। हाँ ये जरूर है, बाहर से अंदर जरूर चला गया। ठीक है, क्यों गया बेटा? अगर आपको ध्यान होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का जो रीजन हमने दिया था, दोनों का रीजन फॉर ओस्मोसिस, वहां भी जो हमने रीजन आपको दिया था, परासरण का कारण क्या है दोस्त? वो है कि नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स अगर डिसॉल्व हैं, अवाशील पदार्थ अगर उसमें विलय हैं, तो क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब प्योर शुद्ध विलायक से क्या होता है? कम। ठीक है, लोअर वेपर pressure of solution than pure solvent. In short अगर हम बोलें तो lowering of vapor pressure, वाष्प दाब अवनमन, ये इसका कारण, बेसिकली ये कारण है। सॉल्यूशन पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें जो हाइड्रोस्टेटिक्स जो फोर्स है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, वेपर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए सम वाटर पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर जब जाकर दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तब जाकर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप आ जाएगा। ओके, तो ये इसका रीजन। अब कुछ एग्जांपल्स ले लें। एग्जांपल्स जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में होता है। एग्जाम्पल्स में अगर आप आना चाहते हैं मित्रों, तो एग्जाम्पल्स के अंदर अगर मैं तुहानू बताऊं, या एक एक्सपेरिमेंट और कर लें चलो। हमने एक कंटेनर लिया सर, एक बीकर लिया, एक बीकर यहां लिया हमने, 2 बीकर हमने काम में लिए हैं। आप ध्यान से देखें, ध्यान से देख लो। इसके अंदर तो हमने ले लिया जल, वाटर, प्योर सॉल्वेंट, और यहां पर जो हमने आपके लिए लिया है वह है कंसंट्रेट HCl का विलयन, या नमक का पानी ले लो, HCl क्यों ले रहे हो यार, NaCl सॉल्यूशन, नमक का विलयन। ओके, अब इसके अंदर हमने एग डाल दिया, अंडा, अंडे का फंडा। हाँ जी, एग नहीं, वो एग का छिलका उतारना पड़ेगा सर यार। तो एग का छिलका उतारने के लिए आप एक काम कीजिए, एग का छिलका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, आप उसको HCl के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दो। HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दो, दोनों भाई एक दूसरे के साथ कहेंगे आओ रिएक्ट करें, और जब रिएक्ट करेंगे तो तुहानू पता है कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, H2CO3, मतलब वाटर, और साथ में CO2 गैस लिबरेटेड बाहर भाग जाएगी, और अंडे का ऊपर का जो खोल है वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है वो हट जाएगा प्यारे बाल को। अब अंडा नग्न हो गया, ठीक है, यानी ऊपर का खोल नहीं है। अब इस अंडे को जैसे ही आप वाटर के अंदर डालते हो, तो वाटर के अंदर जब आप डालोगे तो ये अंडा मेरी जैसे फूल कर मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल, यहां स्वेल हो जाएगा, स्वेल्स, एग स्मॉल स्वेल, ठीक है।
अंडा फूलेगा। अरे क्यों फूलेगा रे, स्वेल क्यों हुआ? क्योंकि जो एग आप देख रहे हो बाहर का क्या है, बाहर तो है कंसंट्रेशन कम, लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ये तो प्योर वाटर है मेरे भाई। और एग के अंदर जो आप देखने वाले हो वो एज कंपेयर टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। ओस्मोसिस लो टू हाई होता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स इस एग के अंदर क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अंडे के अंदर एग कर उसके अंदर चले गए। और ये जो NaCl सॉल्यूशन है ये है हाई कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू एग, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है सर, राइट। अब ये मत मान लेना सर, देखिए देखिए देखिए, पहले मैं भी बचपन में ये मानता था कि यार ये कैसे पॉसिबल है, अंडे में नमक यार कैसे, अबे नहीं वे, अंडा जो है उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू NaCl सॉल्यूशन कम है, ठीक है। अब वो कैसे भी हो, अपन को प्योर बायोलॉजी में नहीं जाना। तो एग के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो लो है और वो NaCl के अंदर कंसंट्रेशन हाई है, तो वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, वाटर पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे और जब वाटर पार्टिकल बाहर आ जाएंगे एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एग श्रिंक, श्रिंक, अंडा सुकुड़ जाएगा, सुकुड़ जाएगा, अंडा सुकुड़ जाएगा। मेरी हिंदी इंग्लिश पे ना जाए बंधु, राइट। तो क्या हो रहा है, ये क्या है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, परासरण। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हो, यस। अब रेजिन काम में ले लीजिए, किशमिश, आप किशमिश काम में ले सकते हो सर, आप उससे भी एक कार्य कर सकते हो। आपने एक रेजिन लिया सर, ये रेजिन है, ठीक है, ये रेजिन आपने डाल दिया, एक तो रेजिन आपने डाल दिया सर वाटर के अंदर, जल के अंदर, और एक जो आपने रेजिन डाला है वो आपने डाला है शुगर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शर्करा विलियन के अंदर आपने डाल दिया, चीनी का पानी इसके अंदर आपने डाल दिया, राइट। ये जो रेजिन है वाटर है, वाटर तो प्योर सॉल्वेंट है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन तो कम है, और इन रेजिन किशमिश में क्या हो गया, कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो ओस्मोसिस प्रोसेस होगा और ये जो रेजिन है, ये रेजिन क्या हो जाएगी, स्वेल, ये रेजिन फूल जाएगी, ठीक है, स्वेल्स, स्वेलिंग हो जाएगी सर, ठीक है। और यहां क्या देखोगे, शुगर सिरप में अगर डालेंगे तो इसमें ये जाकर क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो गई, कोलैप्स हो गई यानी सिकुड़ गई। ये चीज आप समझ जाइए। आप ब्लड सेल्स के लिए कर सकते हो सर, ये एक्सपेरिमेंट आप ब्लड सेल्स के लिए कर लो। वाटर के अंदर ब्लड सेल्स डालोगे, स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, ब्लड सेल्स के अंदर चले जाएंगे, ब्लड सेल्स हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशंस। और ये जो ब्लड सेल्स हैं आप इनको सैलाइन वाटर यानी कि NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर आप डाल देंगे तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन है, तो वहां पर जाके वो कोलैप्स हो जाएंगी, कौन सी, ब्लड सेल्स। इनके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप मेरे बात को समझ जाइए। जो विल्टेड फ्लावर्स हैं, मुरझाए हुए फूल, विल्टेड फ्लावर्स को अगर आप वाटर के अंदर आप रखेंगे तो वो फ्रेश हो जाएंगे। क्यों क्यों क्यों, ऑस्मोसिस। विल्टेड फ्लावर्स हैं, विल्टेड फ्लावर्स हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है दोस्त, तो उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स क्या होगा, एंटर करेगा, एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएंगे, आपके फ्रेश होंगे। ओके, आपने देखा होगा जो वेजिटेबल जो है, जो शॉपकीपर्स हैं, वेजिटेबल शॉपकीपर्स वाले, वो करते क्या हैं दोस्त, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको फ्रेश रखने के लिए उस पर क्या करते हैं, पानी के छींटे मारते हैं रे, ठीक है। क्यों मारते हैं, अगेन रीजन यार, ओस्मोसिस। वो भी एक ओस्मोसिस का एक प्यारा सा, हल्का सा, छोटा सा, नन्हा सा एग्जाम्पल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हे स्टूडेंटों, प्यारों, आप समझ गए कि ओस्मोसिस हमारे डेली लाइफ, रूटीन लाइफ में ओस्मोसिस आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो पूरी कहानी मेरे प्यारों, ये तो हो गई ओस्मोसिस। उम्मीद है ओस्मोसिस तुहानू समझ में आया होगा। तो आइए मेरे राज दुलारों,
अब चलते हैं इसी का एक और पार्ट, और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्यारों, आइए देखिए, जानिए, आपको हम दिखाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। रे हिंदी में कहे आते परासण दाब लल्ला मोड़ा मोड़िया लियो, परासण दाब लियो। ए यार डिनोट करें पाई थे, ऐसा नहीं पाई का मान रखने लग जाओ आप, ठीक है, पाई से डिनोट कर देते हैं सर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को। यार ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है समझना चाहते हैं तो अपन एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कर लें। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे कने नाइन है, एक कंटेनर आछ है और एक कंटेनर और छः, दो कंटेनर छः 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 छः, हमारे कने छी, एक कंटेनर यची और दूसरी कंटेनर आछी आछी दे आछी, या काट दियो यहां ते काट दियो, अब चलन दियो लो, ये लो और बीच में लगा दी हमने एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और दोस्तों यहां पर है हमारे पास एक पिस्टन, पिस्टन पिस्टन पिस्टन, क्या है रे पिस्टन 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 पिस्टन। भैया लेवल दोनों का सेम है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो ना तो भी मान लेना, नाराज मत हो ना, मेरे को तो एक जैसे लग रहा है। अरे हाँ ठीक है, तो ये है हमारा पिस्टन, पिस्टन, ये भी है पिस्टन पिस्टन। और इस पिस्टन पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 1 atm, इस पर भी लग रहा है PATM, यार PATM कर देते हैं, ओके। इक्वली एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पर वर्क कर रहा है। दोस्तों इसमें मैंने भर लिया सॉल्यूशन और इसमें मैंने ले लिया सॉल्वेंट। कैसा? प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक बे और विलयन वह बे। अरे यार दादा ये ले यार, ये ले भाई, ले भाई सुगर सॉल्यूशन। अब तो तू नाराज ना होते, और जामे में बदियो वात। प्यारे बालकों, प्यारे मोहनों, राज दुलारों, अखियों के तारों, क्या होगा, सॉल्यूट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं अब वो कहां, सॉल्यूशन की तरफ एंटर होना स्टार्ट कर देंगे, ओके। और ये जो पिस्टन है सॉल्यूशन का, ये कहां जाएगा, अपर डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में जाएगा, और ये वाले पिस्टन महाराज नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है दोस्त, अब आपको यहां पर, कहां पर, सॉल्यूशन के कॉलम में कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होने देना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए आप यहां पर एक बाह्य दाब आप लगाएंगे। आप एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर आप यहां पर लगाने वाले हैं, एक्सटर्नल प्रेशर आप इस पे लगाने वाले हो। अरे जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन पर जो अप्लाई करते हो, उसी को मेरे राज दुलारों हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द external pressure, the external pressure over the solution, the external pressure exerted over the solution to stop osmosis known as osmotic pressure। यारो इसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहना चाह रहा हूं मित्र, अरे भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परासरण
क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए उस पर लगाया गया एक्स्ट्रा प्रेशर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे दो प्यारे बालकों, एक चीज समझो यार आप। वॉन्टॉफ ने कहा था, बड़े प्यारे साइंटिस्ट हैं, बड़े विद्वान हैं। वॉन्टॉफ भैया कह गए, अरे का कह गए रे? वॉन्टॉफ ने कहा कि तनु विलयनों के गुणधर्म आदर्श गैस के समान होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solutions are very similar to ideal gas. Yes, उन्होंने बहुत सारा भैया एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे प्रयोग किए, ऐਵੇਂ थोड़ी उन्होंने कह दिया, बहुत सारे प्रयोग किए, तब जाकर ये पता लगा हो कि यार ये तो आदर्श जो गैसें हैं उनकी प्रॉपर्टी के समान होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो यार तुमको देखा होगा, तुमने पढ़ा होगा PV = nRT, बंडे पढ़ो थे पढ़ो है। उन्होंने इस इक्वेशन को अप्लाई किया। अच्छा, उससे पहले भी बहुत बड़ी बातें हुई थी। ये बातें हुई कि भाई इस प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा ऑस्मोटिक पे, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, बहुत सारी बातें हुई। तो उन्होंने इक्वेशन को यूज किया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल solute dissolves। यानी उन्होंने ऐसे तनु विलयन जिनमें कि अवाशिल विलेय घुले हों, उनके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया, वो यूज किया πV = N2RT। यस, πV = N2RT उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया, रिलेशन यूज किया, वो ये यूज किया। अब मेरे राज दुलारों, अखियों के तारों, लालाओं लालियों, या की चिड़फाड़ कर दें अपन, काय की या की बहुत काम आएगा रे। πV = N2RT, ये तो देखें इनमें है क्या क्या चीज, कौन सी चीज क्या है रे। आइए देखते हैं। यहां पाई क्या है? पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो है पाई, परासरण दाब मेरे हिंदुस्तानियों। V क्या है? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, N2 कहां से आया? N2 है N2 अवाष्पशील विलेय के मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कहां लिख रहे हो छो?
आल्यो। ठीक है, पहले आर बाद में लूंगा, पहले टी की बात कर देता हूं। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी परम ताप। और परम ताप ऑलवेज किस में होता है? केल्विन में, इन केल्विन। या डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेना 273 ऐड करके। और आई आर क्या है सर? कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, रिडबर्ग स्थिरांक। इसकी वैल्यू वैसे तो अगर आप देखें तो 8314 जूल पर केल्विन पर मोल ये होती है, बट ये चीज यहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां लीटर आ रहा है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, ठीक है, मोल्स आ रहे हैं। तो यहां पर जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आर की वैल्यू है। और इस वैल्यू को अपन ऐसे भी लिखेंगे 803 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। यार इन दोनों में कॉन्फ्यूज है कि कौन सी वैल्यू बार में होगी और कौन सी वैल्यू, बहुत छोटा सा ही तो फर्क है, लीटर और बार में बहुत छोटा सा फर्क है मित्रों। तो आप ध्यान रखिए, बार की जो वैल्यू आएगी वो बार की वैल्यू ये आएगी, अंडे आएगो बार और अंडा आगो लीटर। वैसे बताऊं हम लोग क्या करते हैं, बड़े चालाक कह रहे हैं हम लोग करते क्या है, 0.821 की जगह 0.8 लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए ये आ गया। ये कुछ चीजें हैं जो तुहानू पता होनी चाहिए, तुहानू। ओके बेटा, न्यूमेरिकल के बारे में, मेरे बच्चों न्यूमेरिकल के बारे में मैंने कहा था कि भाई इसके लिए सेपरेट वीडियो अपन बनाएंगे, सेपरेट क्लास रखेंगे हमारी, तो फिर हम बात करेंगे। अभी आप देखिए, मैं इसी इक्वेशंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप क्या नाराज होने वाले हैं? क्या आप नाराज होना चाहेंगे? क्या आप नाराज हो सकते हैं? नो। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो यस लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं तो आपको भी बात पता है कि ये C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलारिटी। भैया C क्या है? मोलरता में विलयन की क्या है? सांद्रता। या बेटा यहां मोलरता काम आती है, यहां काम आएगी मोलरता। ओके, या मोलरिटी काम आती है सर, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकालेंगे, चाहते हो तो आओ मेरे प्यारो। मोलर मास कैसे निकालोगे? तो आप एक काम करो, ये मोलारिटी है ना, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आरटी, देन पाई इज इक्वल टू पाई मरब्बा, ये कितना आ गया? मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, दी गई मात्रा बटा अणुभार। तो W2 बड़ा M2 और यहां आ जाएगा RT अपॉन V। ये लीजिए सर, हमको यहां से एक रिलेशन मिल गया। आप इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास आप यहां पर निकाल सकते हैं, W2RT अपॉन पाई V, इस फॉर्मूले से। ठीक है। अच्छा, एक इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं ऑस्मोटिक प्रेशर की। आप जैसे आप मोलर मास निकालते हैं सॉल्यूट का, तो वो मोलर मास सॉल्यूट का निकालते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से निकाल सकते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से निकाल सकते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा इसमें क्या है रे, जो इसको हम प्रिफर करते हैं कि भाई आपको अगर मोलर मास निकालना है तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू आप लोग इनका मोलर मास निकालिए। ऐसा क्या है
सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को आप लोग और रूम टेम्परेचर पर भी उसका इंप्लीमेंट कर सकते हो। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का नहीं कर सकते, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का नहीं कर सकते। वहां पर आपको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीजें यूज करनी है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके मेरे बा वेपर नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा रे, तो वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कर सकते हो। लेकिन ये जो महाराज हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैन मेजर, ठीक है, यानी मोलर मास ऑफ solute can be, ओए कान लिख दियो रे, can be calculated by osmotic pressure at room temperature। कमरे के ताप पर परासरण दाब द्वारा विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हो ना इस बात को, ठीक है। तो पहली चीज रूम टेम्परेचर पे आप इसको कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ऐसे कई मॉलिक्यूल्स जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स, वो बायोमॉलिक्यूल्स मेरे बच्चों डिकम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। therefore biomolecules do not decompose, composed, ठीक है। अतः जैव अणु, ये मैं हिंदी भी लिख सकूं, जैव अणु विघटित नहीं होंगे, विघटित नहीं होते। तो जैव अणुओं का क्या कर सकते हो आप लोग, मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स also calculated by this method। जो और किसी मेथड से आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर इस मेथड से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। यस, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रायोरिटी देते हैं हम, कि भाई तुम मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कर लो। यहां बात समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज और समझा दूं, नाराज तो ना होंगे, और वो चीज है सर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस व्युत्क्रम परासरण, ठीक है। व्युत्क्रम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपको समझना है। पहली चीज ये समझो कि रिवर्स ऑस्मोसिस व्युत्क्रम परासरण आप किसके लिए काम में लेते हो, तो मेरे भाई प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन of water by RO system, RO द्वारा जल का शुद्धिकरण करने के लिए, और एक है desaltification of sea water। समुद्र के जल को विलवणीकृत करना, समुद्री जल को लवण मुक्त करना, ये दो वर्क हैं जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं। और इस प्रोसेस में करेंगे क्या, अरे लाला बड़ा ही सिंपल तरीका तेरे आरओ में,
इरे तू जाना ही ना है लाला, ओ तू या यूज कर तो रे पतो ही ना है तो कू, चल दियो मोकू बताऊं तुमको। भैया एक मेन मेमरीन होती है जिसको बोलते हैं एसपीएम। एसपीएम होता है, एसपीएम। और यहां एसपीएम तो होता ही है प्यारे प्यारे बच्चों। यहां पर एक और बात होगी, क्या होगी, यहां पर एक कॉलम लगा हुआ होगा ऐसे, और यहां पे लगा हुआ होगा क्या, पिस्टन, पिस्टन, ठीक है। और इसमें भरा होगा, पिस्टन लगा दिया, यहां है आपका सी वाटर, लवण, समुद्री जल, ठीक है। अपन समुद्री जल का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। और इधर से हमें मिलेगा प्योर वाटर, प्योर वाटर, शुद्ध जल हमें मिलने वाला है। टोंटी लगा दूं, टोंटी लगा दूं तो सोचोगे तुम कैसे निकलेगा, और साफ जल कैसे कैसे निकलेगा। आपको ये थे माने बता दो, या किया निकले लो जल, किया निकले लो, अरा यूं निकले लो बाया, अंडा जलो अंडा, ऐसे जल निकल जाएगा, टपक टपक टपक। टोंटी लगा दूं, टोंटी टोंटी लग जाओ, टोंटी टोंटी मान लो, टोंटी लग गई, टोंटी लग गई, यहां से जल निकल जाओ। ओके, तो एक्चुअल में ओस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है कि प्योर वाटर जो है, यहां से जो विलय के कण है वो विलियन के अंदर आएंगे, बट इन दिस प्रोसेस ये उल्टा हो जाएगा, यहां मसला कुछ उल्टा होगा, और इसमें क्या होगा, रिवर्स होगा। और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन से विलियन से वो कहां जाएंगे, सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, शुद्ध विलायक की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। कब जाना स्टार्ट करेंगे दोस्त, ऐसी थोड़ी, ये जब जाएंगे जब आप इस पर प्रेशर लगाइएगा। जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो, बाह्य दाब जो लगा रहे हो, वो अगर परासरण दाब से भी अगर आप ज्यादा लगा दोगे तो फिर मेरे भाई जल के कण वो इस शुद्ध विलायक की ओर जाएंगे और डिसॉल्टिफिकेशन हो जाएगा, लवण का समुद्री जल लवण मुक्त हो जाएगा। तो क्या आप इस परासरण दाब को इस तरह से आप यूज करते हुए आपने देखा है? आप कहेंगे जी हाँ, हमारे घर में भी है आरओ, तो आप आरओ यूज कर सकते हो। निकट भविष्य में, निकट फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर के अंदर हम जो सी वाटर हैं, वैसे अभी लिया जा रहा है, लेकिन ये जनरल प्रोसेस हो जाएगा कि सी वाटर को भी ड्रिंकिंग पर्पज से हम लोग यूज करना शुरू करें। ये अच्छा एक प्रोजेक्ट है, आप काम कर सकते हो। ओके, आइए लालाओ लालियों, मेरे लालाओ, मेरे मौला, आप एक लास्ट टॉपिक की ओर चले। और वो लास्ट टॉपिक मेरे दोस्त मेरे पास जी हाँ मेरे पास आया, वो है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन यानी कि हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी विलयन कौन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? आइए, बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बात है। ऐसे विलयन जिनकी परासरण दाब कैसे हो, समान हो, ठीक है। Those solution which have same osmotic pressure, जिनके परासरण दाब समान हो, ऐसे विलयनों को हम समपरासरी कहेंगे। बिल्कुल सर, उनको हम समपरासरी कहने वाले हैं। मान लीजिए दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक है सॉल्यूशन 1, एक है मेरे पास सॉल्यूशन 2। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लें, ज्यादा अच्छा समझ में आता है। डायग्राम बनाया, एसपीएम लगा दी, आ जा रे एसपीएम। यहां हमने लिखा विलयन फर्स्ट और यहां लिखा हमने विलयन 2। सॉल्यूशन फर्स्ट,
सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन 2 आना। सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और सॉल्यूशन 2 का पाई 2। अगर दोनों ये है तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। ठीक है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसलिए ऐसा है। प्यारे बालकों, मेरे राज दुलारों, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, देन पाई 1 क्या होता है? C1 RT अंडर C2 RT। अरे भाई टी क्यों चेंज को नहीं होगा? अरे भैया यहां पर हमारा जो टेम्परेचर है हमने क्या ले लिया? कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम ये वर्क कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर वर्क कर रहे हैं, तो टी तो कांस्टेंट है यार। तो एक चीज आपने देखी, प्रॉपर्टी आपने देखी, वो प्रॉपर्टी ये देखी कि ऑस्मोटिक जो अगर प्रेशर्स अगर सेम है तो बोथ सॉल्यूशन हैव आल्सो सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दूसरी बात यहां से हमें मिली कि दोनों विलयनों के लिए सांद्रताएं क्या होंगी? सांद्रताएं समान होंगी। या मैं यूं कह सकता हूं कि ऐसे दो विलयन जिनकी कंसंट्रेशन सेम है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सच those solutions have same concentration। इनकी कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। और मेरे प्यारे अगर कंसंट्रेशन सेम है तो फिर तीसरी प्रॉपर्टी ये निकल के आती है, नो ऑस्मोसिस इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। समपरासरी विलयनों में परासरण क्रिया होगी क्या? होगी? नहीं होगी। नो ऑस्मोसिस। यार एक एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, अगर आप नाराज ना हो तो मैं वो एग्जाम्पल तुम्हारे लिए देना चाहता हूं। अगर आप जानते हो तो आपके लिए मैं दे देता हूं। 9%, ऐसे अच्छा नहीं लगता अभी। 9%, 0.9% है शायद। यस, 0.9% है। 0.9% W/V। ठीक है, सॉल्यूशन of saline water is isotonic with blood। ठीक है, 0.9% W/V विलियन ब्लड के लिए, रुधिर के लिए सलाइन वाटर के साथ समपरासरी होता है। तो आप जो रुधिर के अंदर इस सलाइन वाटर को इंजेक्ट कर सकते हो, इजेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप डाल सकते हो। सलाइन वाटर एक्चुअल में नमक का पानी ही है रे। ठीक है, तो ये 9% जो है W/V सॉल्यूशन ऑफ सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक विद ब्लड। तो कहीं कुछ भी नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर विलयन समपरासरी नहीं है तो ठीक है, इफ टू सॉल्यूशंस आर नॉट आइसोटोनिक, दो विलयन अगर आइसोटोनिक नहीं है तो फिर क्या होंगे? आइए एक डायग्राम से हम बात को समझने की कोशिश कर लें। एसपीएम, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन 2, इसका पाई 1, इसका पाई 2। मान लीजिए पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से।
पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से, इट मींस C1 ज्यादा है C2 से। मानते हो? मानते हो? C1 is more than C2, okay, it means higher concentrate solution, और this is lower concentrate solution, okay, ये भी समझ गए। अब ये समझ लो कि अगर दो सॉल्यूशन जो कि आपके आइसोटोनिक नहीं है, उनमें से वन ऑफ देम विच हैज हाई ऑस्मोटिक pressure is called hypotonic solution। इनमें से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक है उसको आप क्या बोलोगे? मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। इनमें से जिसका परासरण दाब, वही दाब लिख बे, अधिक होता है, उसे अरे यार अच्छा लिख रहे, उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। पर यार आज तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है रे। अति परासरी विलयन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे उसको, हाइपोटोनिक। एंड अदर विच हैज low osmotic pressure is called एक तो हाइपो, अरे यार एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई बेटे। यह हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक। देखिए एक चीज समझिएगा बेटा, ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझें। आप जानते हैं बहुत कोई बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता है, बहुत जल्दी उग्र हो जाता है। तो मैं क्यों हाइपर हो रहा है यार, थोड़ा रुक जाए यार, हाइपर क्यों हो रहा है यार? तो अति परासरी यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ओके राइट। अब आप समझ जाइए, हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, इसका पाई 1 ज्यादा है, तो ये तो हो गया तुम्हारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये वाले भाई साहब हो गए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हुए अति परासरी, और ये हो गए तुम्हारे अल्प परासरी। यहां तुम लिख दोगे कि दूसरा अन्य विलयन जिसका परासरण दाब कम हो उसे आप क्या बोलेंगे? अल्प परासरी सॉल्यूशन। तो ये हाइपोटोनिक है और हाइपरटोनिक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक जो प्रोसेस होता है वो कहां से कहां होता है? तो अनु पता है कि वो लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स हैं वो एंटर करना स्टार्ट कर देंगे हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका मतलब मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, हाँ जी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब परासरण क्रिया अल्प परासरी विलयन से कहां होगी?
अति परासरी विलयन की ओर। Osmosis process starts from hypotonic to hypertonic। क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है कम है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई। दो सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब लास्ट, बिल्कुल लास्ट, अब मान लो लास्ट, मेरे पास दो सॉल्यूशन है। मेरे पास मैंने क्या किया, मेरे पास ये लो अच्छा डायग्राम से समझा देता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ये मेरे पास एसपीएम है सर, मैं एक एग्जांपल के थ्रू जाना चाहता हूँ आपके पास। और ये एसपीएम है और यहाँ ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, और यहाँ सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन है 0.9% W/V, ठीक है। मोर देन, ठीक है, ये राइट। और यहां ब्लड है। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.9% W/V से ज्यादा है तो आप बताइए ये कौन होगा? ये होगा हाइपरटोनिक। और ये कौन होगा? ब्लड सेल्स कौन होंगे? हाइपोटोनिक। यानी ये तो होंगे अल्प परासरी, और ये कौन होगा? अति परासरी। अगर आप रटना नहीं चाहते तो आप ये समझ लीजिए हाइपोटोनिक है मतलब इसकी कंसंट्रेशन हाई है और इसकी कंसंट्रेशन लो है। अब आप बताइए मेरे मित्र, आप क्या नहीं बता पाएंगे कि वाटर कहां से कहां जाएगा? बता सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लड सॉल्यूशन से, ब्लड सॉल्यूशन की तरफ से हाई सलाइन वाटर की तरफ जाएंगे तो फिर होना क्या चाहिए? होगा ये कि ब्लड सेल्स आर कोलैप्स, ठीक है। ब्लड सेल्स बे यार, ठीक है, ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि उनमें से वाटर पार्टिकल्स वहां चले गए। तो अगर 0.9% से ज्यादा अगर सॉल्यूशन मैंने यूज किया है सलाइन वाटर तो ब्लड सेल्स कोलैप्स हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। इसका उल्टा मैं तुहानू ऐसे समझावा, क्या समझावा? ये एसपीएम आ गया, यहां पर लेस देन 0.9% W/V सलाइन वाटर सॉल्यूशन, और यहां पर आ गया ब्लड सॉल्यूशन, ठीक है। अब थे जानो रे, अगर लेस देन 0.9% सलाइन वाटर के अंदर ब्लड सेल्स मैं रख दूंगा तो अब ये बन गया हाइपोटोनिक, अल्प परासरी, और यहां काइंस है हाइपरटोनिक यानी कि अति परासरी। अभी तुम ही मुझे बताओ, अब तुम मुझे समझाओ, अमत तुम सुन दो। यहां तो सी लो हो गया और यहां सी हाई हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो से मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस लो टू हाई, तो वाटर पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो फिर क्या आएगा? ब्लड सेल्स swelling, ठीक है। रुधिर कोशिकाएं फूल जाएंगी। हेलो, ये दो अपने एग्जाम्पल लिया, हाइपरटोनिक और आपका हाइपोटोनिक, ये दो एग्जाम्पल्स हमने लिए। क्या आप इस बात को समझ गए? अच्छा, एक चीज, एक लास्ट में एक बात बताऊं कि जो लोग बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड यूज करते हैं, जो सॉल्टी फूड अगर बंदा यूज करने वाला है तो ऐसे लोगों की जो सेल्स होती हैं, सॉल्टी फूड जो करते हैं, तो उनकी जो ब्लड सेल्स होती है ना सर,
ब्लड सेल्स, उनकी कंसंट्रेशन दोस्तों 0.9% W/V से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है उनकी कंसंट्रेशन इन ब्लड सेल्स, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो जब इंक्रीज होंगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाएंगे उनके, एंटर्ड इन ब्लड सेल्स, और क्या लिख गया बे, ब्लड सेल्स, और उसका जो बॉडी है, बॉडी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग बॉडी होगी उसकी, स्वेलिंग बॉडी हो जाएगी, शरीर फूल जाएगा उसका सर, सूजन आ जाएगी उसमें, और इसको हम बोलते हैं इडेमा, यानी शोफ हिंदी में बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलेंगे एडेमा या सोल। तो याद रखो मेरे बच्चों कि आपको सॉल्टी फूड ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जो लोग क्या करते हैं, बात बात पे ऊपर नमक डालते, कितना ही नमक डाल लो, ऊपर डालते रहते हैं, वो लोग इडेमा का शिकार हो जाएंगे। आइए बच्चों, यहां पर हमने आपके लिए ऑस्मोटिक की जितनी भी बातें हो सकती थी कोशिश की है उसको इस क्लास के अंदर कवर करने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लगा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए, केवल आपके लिए। इंपॉर्टेंट समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात।